हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज आप लोगों के लिए एक बार फिर से हम प्रश्न पत्र लेकर आ गए हैं, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कराए जा रहे BA BSc चतुर्थ सेमेस्टर के जियोग्राफी यानी कि भूगोल विषय का प्रश्न पत्र है। तो आइए इस प्रश्न पत्र को हम सभी लोग हल करते हैं और दिए गए पेपर को आप सभी लोग भी मिला सकते हैं कि दिए गए प्रश्न पत्र में आपका सही आंसर क्या है या आपका कितना नंबर आ सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न पत्र पर चर्चा करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य भूमि संस्कृति नहीं है? जैसा कि ऑप्शन में दिया है मंदिर, काल्डेरा, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा। तो मंदिर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा ये सभी क्या है? मानव निर्मित दृश्य भूमि है। लेकिन काल्डेरा जो है यह मानव निर्मित दृश्य भूमि नहीं है। यह क्या है? काल्डेरा ज्वालामुखी का जब मुख बड़ा हो जाता है तो उसे क्रेटर कहते हैं, और वही मुख और बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? काल्डेरा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एस्किमो लोगों का प्रमुख व्यवसाय है, यानी एस्किमो लोग जो थे उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? इस प्रश्न की बात करते हैं तो एस्किमो, आपको ये पता है कि यह ध्रुवीय जनजाति है। इसका प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? तो ऑप्शन में क्या दिया है? आखेट, कृषि, खनन, पशुपालन। तो एस्किमो की बात करते हो तो एस्किमो लोग सबसे अधिक क्या कर सकते हैं? वह ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, तो वहाँ कृषि कर नहीं सकते, खनन कर नहीं सकते, पशुपालन कर नहीं सकते। मतलब आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आखेट। चलिए अगला है, मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन दिया हुआ है जीन गुटमैन, टेलर, पेंक, डेविस। यदि इस प्रश्न की बात करते हैं तो सही आंसर आपका होगा जीन गटमैन। और इनके बारे में यदि बात करते हैं तो इन्होंने USA के उत्तरी वर्जीनिया से दक्षिण न्यू हैम्पशायर तक फैले सर्वाधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पहले नंबर का जीन गुटमैन। चलिए अगला है, झूमिंग कृषि की जाती है। चलिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, परीक्षाओं में भी बहुत बार आता है। यहाँ ऑप्शन क्या दिया है ये देखते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और असम, यानी झूमिंग खेती कहाँ जाती है? आपको ये पता है कि झूमिंग खेती भारत में ही की जाती है। इसे झूम खेती भी कहते हैं, इसी को स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर पूछ रहा है, तो इसमें ये देश नहीं पूछ रहा बल्कि राज्य पूछ रहा है। तो झूमिंग खेती कहाँ की जाती है? तो 4 नंबर की बात करते हैं तो सबसे अधिक झूमिंग खेती कहाँ की जाती है? उत्तरी पूर्वी राज्यों में, यानी उत्तर पूर्व की तरफ आप जाएंगे तो इधर सबसे अधिक यह खेती की जाती है। इसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। यदि दूसरे देशों की बात करते हैं तो इसे लद्दाख, चेना वगैरह बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो इसमें उत्तर पूर्वी की तरफ आप जाएंगे तो आपको कौन सा मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश नहीं मिलेगा क्योंकि उत्तर में है, हरियाणा नहीं मिलेगा, पंजाब नहीं मिलेगा, लेकिन असम क्या है? असम उत्तर पूर्वी राज्य में ही स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति आवागमन हेतु स्लेज का प्रयोग करती है? स्लेज, यह नाम आप सुने भी होंगे, और इससे पहले जब हम क्लास करा रहे थे इसमें भी आपको यह बताया गया था कि स्लेज क्या होता है। ठीक, तो स्लेज की बात करते हैं तो स्लेज क्या है? एस्किमो लोगों को चलने के लिए जो गाड़ी का प्रयोग करते हैं उसी को स्लेज कहा जाता है। तो सही आंसर की बात करते हैं तो इसमें सही आंसर हो जाएगा एस्किमो। और ऑप्शन में क्या दिया है? बुशमैन, एस्किमो, मसाई और बोरा। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एस्किमो। और यदि बात करते हैं स्लेज होता क्या है, तो स्लेज एक प्रकार की गाड़ी होती है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने के लिए काफ़ी अच्छी होती है, और इसे चलने के लिए रेंडियर नामक एक कुत्ते की प्रजाति होती है, इन्हीं कुत्ते को द्वारा स्लेज गाड़ी को खींची जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाल इमली का संबंध किस उद्योग से है? सूती वस्त्र, कागज, ऊनी वस्त्र, जूट। लाल इमली, यदि इसकी बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऊनी वस्त्र। चलिए अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया हुआ है कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा।
सही आंसर की बात करते हैं तो नगरीय जनसंख्या को देखा जाए तो अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र में पाया जाता है, लेकिन यह क्या पूछ रहा है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। और नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत को देखा जाए तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 दिया है गोवा, आपका सही आंसर होगा गोवा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं, यानी ऐसे कौन सी प्रजाति है जिनके बाल ऊन जैसे होते हैं। ऑप्शन दिया है काकेसायड, निग्रोइड, मंगोलायड, ऑस्ट्रेलायड। आपका सही आंसर होगा निग्रोइड। क्यों? क्योंकि इनके जो बाल होते हैं घुघराले होते हैं, यह काफ़ी गुच्छे या लच्छेदार होते हैं, इसलिए इनके बालों को ऊन जैसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार है, यानी ऐसा क्या है जो प्रजातियों का वर्गीकरण का आधार है, यानी उनको किस आधार पर अलग अलग किया गया है। पहला ऑप्शन दिया है शारीरिक लक्षण, मानसिक लक्षण, सामाजिक लक्षण, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सही हो सकता है, लेकिन यह पूछ रहा है कि वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो यदि सही आंसर की बात करेंगे तो शारीरिक लक्षण के आधार पर ही प्रजातियों को अलग किया जाता है। शारीरिक लक्षण की बात करते हैं तो क्या हो सकता है, उनकी आँख कैसे होती है, उनके बाल कैसे होते हैं, उनकी त्वचा कैसी होती है, वो कैसे दिखते हैं, वो शारीरिक लक्षण ये सब होते हैं, इसी आधार पर उनको अलग अलग किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार है। चलिए वही प्रश्न सेम टू सेम कह सकते हैं। कैसे? ऑप्शन देखते हैं, नाक की बनावट, आँख का रंग, त्वचा का रंग, बालों की बनावट और खोपड़ी सूचकांक। तो इसमें सही आंसर की बात करते हैं तो आपका ग्रिफिथ टेलर पूछ रहा है। तो ग्रिफिथ टेलर ने बालों की बनावट और खोपड़ी सूचकांक के आधार पर मानव को वर्गीकृत किया था। तो आपका सही आंसर होगा बालों की बनावट और खोपड़ी सूचकांक। ठीक, आगे अगला प्रश्न है, उच्च आक्षांशीय क्षेत्रों में भोजन संग्रहण या संचय मुख्यतः प्राप्त होता है, यानी कि भोजन संग्रहण और संचय कहाँ से प्राप्त होता है। सही, बहुत ही सही प्रश्न पूछ रहा है। ये काफ़ी जगह पूछा जा चुका है प्रश्न, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे क्या पूछ रहा है, और आपके प्रश्न में ही आपके उत्तर छिपे हैं, ये भी कह सकते हैं। क्या प्रश्न है? उच्च आक्षांशीय क्षेत्रों में भोजन संग्रहण का संचय मुख्यतः प्राप्त होता है। उच्च आक्षांशीय यानी यदि हम बात कर देंगे उच्च अक्षांश यानी 0 से लेकर आप 90 की तरफ जाएंगे तो उच्च की तरफ जाएंगे। अब यह पूछ रहा है भोजन संग्रहण संचय कैसे होता है या कहाँ से होता है, किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन क्या दिया है, वनस्पति से, पशुओं से, कृषि से, सभी से। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पशुओं से। क्यों? क्योंकि वनस्पति जो होती है उच्च अक्षांश की तरफ नहीं हो सकती, कृषि नहीं की जा सकती। चौथा ऑप्शन दिया है सभी, तो सभी तो है ही नहीं, तो पशुओं के द्वारा, क्योंकि वहाँ केवल मात्र पशु ही एक ऐसे हैं जहाँ से भोजन संग्रहण किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार मुख्यतः जिन क्षेत्रों में हुआ है वह कौन से हैं, देखते हैं। ऑप्शन क्या है, भूमध्य सागर के तटीय देशों में, पश्चिमी यूरोप के देशों में, महाद्वीपीय यूरोप के पूर्वी देशों में, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। यदि इसके सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। कौन सा? पश्चिमी यूरोप के देशों से। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सांस्कृतिक विसरण के तत्वों में से इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है तत्व सांस्कृतिक विसरण। ठीक, ऑप्शन दिया है मानवीय विसरण, पदार्थों का विसरण, ऐतिहासिक विसरण, नवाचारों का विसरण। तो यदि हम सांस्कृतिक विसरण के तत्वों को देखते हैं तो मानवीय विसरण, पदार्थों का विसरण, ऐतिहासिक विसरण, नवाचारों का विसरण में आपका सही आंसर होगा ऐतिहासिक विसरण। क्योंकि मानव विसरण हाँ, पदार्थों का विसरण हाँ, नवाचारों का विसरण सब मानव किया रहा, लेकिन ऐतिहासिक विसरण आपका सही आंसर होगा इसमें। चलिए अगला, निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप की जनसंख्या की धुरी कहलाती है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ बहुत ही जगह पूछता रहता है, यहाँ तक कि यह यूपीएससी के एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेता है अगर जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न आते हैं तो। क्या प्रश्न कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप की जनसंख्या की धुरी कहलाती है। यूरोप की जनसंख्या की धुरी कौन सी, तो अक्षांश दिया हुआ है। पहला है 45 अंश उत्तरी अक्षांश, दूसरा है 45 अंश दक्षिणी अक्षांश, तीसरा है 50 अंश दक्षिणी अक्षांश और चौथा है 50 अंश उत्तरी अक्षांश। और इसमें सही आंसर को चूज करने की बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा 50 अंश उत्तरी अक्षांश। ठीक, क्या हो जाएगा, 50 अंश
उत्तरी अक्षांश, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगला प्रश्न, आदि मानव का विकास निम्न में से किस काल में हुआ माना जाता है? आदि मानव का विकास कब हुआ था? ये प्रश्न आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको तुरंत आंसर मिल जाता है। ऑप्शन क्या दिया है? अभिनूतन काल, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा मायोसीन। यह प्रश्न काफ़ी कह सकते हैं सरल है, यदि एक बार आप ध्यान देंगे तो आप एक बार में आंसर दे पाएंगे। यह प्रश्न पूछता रहता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, माल्थस ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? एक बार फिर से देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। माल्थस ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन दिया है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, आदर्शतम जनसंख्या सिद्धांत, जैविकी जनसंख्या सिद्धांत। यदि सही आंसर की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल जा रहा है, माल्थस का पूछ रहा है, तो आपका पहला आंसर जो दिया हुआ है वो सही है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, रुको और जाओ नवनिश्चयवाद की अवधारणा किसने दी? तो रुको और जाओ, ठीक, रुको और जाओ में ऑप्शन क्या दिया है? राइटजेल, टेलर, सैंपुल, ब्लास। रुको और जाओ नवनिश्चयवाद, इसकी बात करते हैं तो आपका सही आंसर होगा राइटजेल। राइटजेल ने रुको और जाओ का सिद्धांत दिया था या बताया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश की खाद्य सामग्री से जब जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उसे कहते हैं? तो यहाँ दो चीज़ें होती है, खाद्य सामग्री और जनसंख्या। जब खाद्य सामग्री अधिक हो और जनसंख्या कम हो तो जनसंख्या न्यून कहलाएगी, और जब खाद्य सामग्री कम हो और जनसंख्या अधिक हो तो जनसंख्या अधिक हो जाएगी, और जब खाद्य सामग्री और जनसंख्या दोनों क्या हो? सामान्य हो, तो वह क्या हो जाएगा? सामान्य जनसंख्या। ऑप्शन में क्या दिया है? जनाधिक्य जनसंख्या, न्यून जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक हो जाए और खाद्य पदार्थ कम हो जाए मतलब जनाधिक्य जनसंख्या होगा। तो आपका 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, मानव भूगोल का जन्मदाता कौन था? या मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल के पिता कौन है? तो ये तो आप देखते ही आंसर लगा देंगे। ऑप्शन दिया है राइटजेल, बाइडल डी लाब्लास, जीन ब्रून्स, कुमारी सैंपुल। आपका सही आंसर होगा राइटजेल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं है? निश्चयवाद की बात करते हैं तो इससे पहले आप अभी पढ़े थे जस्ट ऊपर, निश्चयवाद के समर्थक में कौन कौन थे? ठीक, ऑप्शन क्या दिया है? बाइडल डी लाब्लास, C.E. सैंपुल, फ्रेडरिक राइटजेल, इमैनुअल कांट। यदि आपका सही आंसर की बात करते हैं तो इसमें जो बाइडल डी लाब्लास थी ये नव निश्चयवाद के समर्थक नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसके विरोध में इन्होंने संभववाद का प्रयोग किया था, अपना एक सिद्धांत दिया था इसके विरोध में, उनकी एक विचारधारा आई थी संभववाद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बाइडल डी लाब्लास। अगला प्रश्न, प्रसंभाव्यवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? हर्बर्टसन, हटिंगटन, स्पेट, टेलर। इसका सही आंसर होगा स्पेट। यदि स्पेट की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम OHK स्पेट है, तो आपका सही आंसर होगा स्पेट। अगला, ग्रिफिथ टेलर का संबंध है? ग्रिफिथ टेलर की बात कर रहा है, निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद। सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? नवनिश्चयवाद। इसी को क्या कहा जाता है? रुको और जाओ, अभी ऊपर प्रश्न दिया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, नवनिश्चयवाद की अवधारणा किसने दी? वही चीज़ें एक ही प्रश्न को कितनी बार अलग अलग बार पूछ रहा है, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपका इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? नवनिश्चयवाद या निश्चयवाद। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइटजेल, ब्रून्स, डिमांजिया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइटजेल। एक प्रश्न आगे, प्रश्न नंबर 24, कासमास के लेखक हैं? ये प्रश्न TGT PGT नेट में इतना बार पूछ चुका है कि फिर भी लोग इसको गलत करते रहते हैं। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए, ये कई जगह प्रश्न पूछे जाते हैं। कह सकते हैं कि इस प्रश्न को जैसे एक कह दिया जाता है ना कि परमानेंट ये प्रश्न आना ही है, ये प्रश्न कहीं जाने वाला नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल ये प्रश्न आता ही है, एकदम बिल्कुल आता है। चलिए, कासमास के लेखक हैं हटिंगटन, रिटर, राइटजेल, हम्बोल्ट। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा हम्बोल्ट। अगर इसकी बात करते हैं हम्बोल्ट की, तो कासमास के लेखक हम्बोल्ट थे और यह कासमास 1845 ईस्वी में आई थी। यदि इसके ऊपर चर्चा की बात करते हैं तो इसको हम्बोल्ट ने 5 खंडों में लिखा था। इसी के अंतर्गत हम्बोल्ट ने पूरे विश्व की व्याख्या की थी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाता है उत्प्रवास, आप्रवास, आंतरिक प्रवास, बहिर्प्रवास। तो ये भी प्रश्न आप जानते हैं, प्रवास दो होता है, एक आना और एक जाना। यदि जाने की बात करते हैं तो उत्प्रवास यानी उधर चले गए, अगर आने की बात करते हैं तो आप्रवास, आ गए हम। तो आपका सही आंसर इसमें क्या है? उत्प्रवास। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी 25 के आगे 26 नंबर से लेकर के 50 नंबर के प्रश्नों को ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,